तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज हम एंगुलर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आज हम कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कौन सा काम किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको हमारी एंगुलर ऐप का वर्क फ्लो समझाया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारी एंगुलर ऐप होती है उसके अंदर जो मेन फाइल्स होती हैं जो कि कनेक्ट होके हमारी एंगुलर एप्लीकेशन को रन करती हैं, उनका जो भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, आर्किटेक्चर होता है, ये सारा मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा पार्ट नंबर 5 देख लो, क्योंकि अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 5 नहीं देखा तो आगे के जितने भी लेक्चर हम बनाएंगे आप उसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पार्ट 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी के अंदर एंगुलर ऐप वर्क किस तरह से करती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट नंबर 5 के अंदर समझाई थी। तो इस लेक्चर में मैं यही मान के चलूंगा कि आपको एंगुलर ऐप का वर्क फ्लो पता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट आर कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स को समझाता हूँ एक डायग्राम की मदद से। भाई यहाँ पे देखो, जब भी हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, हमारी वेबसाइट का हेडर होता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी वेबसाइट की फॉर एग्जांपल साइड बार बनाते हैं। और फिर हमारी वेबसाइट का, हमारे वेब पेज का क्या होता है, एक मेन कंटेंट वाला पोर्शन होता है। और फिर एंड में हमारी वेबसाइट का क्या होता है, फूटर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा पूरा एक वेब पेज है, ये पूरी वेबसाइट है, ये 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड हुई हुई है। वो 4 पोर्शंस कौन कौन से? पहला पोर्शन है हेडर, फिर है साइड बार, फिर है मेन कंटेंट और लास्ट में है फूटर। तो भाई एंगुलर ऐप के अंदर हम पता है किस तरह से काम करेंगे। ये हेडर है ना, मतलब ये एक सेपरेट पोर्शन है मेरी वेबसाइट का। तो मैं क्या करूंगा, हेडर का एक कंपोनेंट बना लूंगा। और फिर देखो यहाँ पे मेरे पास है साइड बार, मैं क्या करूंगा, मैं साइड बार का एक सेपरेट कंपोनेंट बना लूंगा। और फिर ये जो मेन कंटेंट है इसके लिए भी मैं एक अलग से कंपोनेंट बना लूंगा। और फिर देखो फूटर, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, एक अलग से कंपोनेंट बना लूंगा। मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर 4 पोर्शंस हैं। तो इन चारों पोर्शंस को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंपोनेंट्स का यूज करूंगा। मतलब हेडर के लिए एक अलग कंपोनेंट, मेन कंटेंट के लिए अलग कंपोनेंट, साइड बार के लिए अलग कंपोनेंट और फूटर के लिए अलग कंपोनेंट। इसका मतलब आप समझ लो, एंगुलर को यूज करके जो भी आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो कंपोनेंट्स की मदद से डेवलप होगी। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपकी वेब एप्लीकेशन, आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का एक पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कंपोनेंट का, ये आपने अपनी माइंड में रखना है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो कंपोनेंट्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। देखो पहला पॉइंट, एंगुलर इज अ एसपीए फ्रेमवर्क। देखो एसपीए मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंगुलर हम क्यों यूज करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम एंगुलर यूज करते हैं। और फिर देखो क्या कह रहा है, एंड अ व्यू इज मेड ऑफ 1 और मोर कंपोनेंट। मतलब भाई देखो, व्यू यहाँ पे किसे कह रहा है, हमारे वेब पेज को, हमारे एचटीएमएल पेज को। तो वो जो हमारा व्यू होता है, हमारा यूजर इंटरफेस होता है, एचटीएमएल पेज होता है, वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बनता है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे फिगर में क्या समझाया कि यहाँ पे देखो, ये मेरा एक पूरा का पूरा एक वेब पेज है, एचटीएमएल पेज है। और इसके अंदर देखो मैंने 4 कंपोनेंट्स बना के अपना ये व्यू डिजाइन किया है, अपना ये वेब पेज क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही कह रहा है हमारे पहले पॉइंट के अंदर कि एंगुलर को यूज करके जो भी आप अपना व्यू बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, उसके अंदर आप एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स का यूज करते हो। और फिर देखो क्या कह रहा है, एन एंगुलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ अ व्यू। मतलब देखो वही बात कर रहा है जो मैंने अभी बताई, कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके व्यू के एक पोर्शन को। जिस तरह मैंने बताया था हेडर का पोर्शन है, साइड बार का पोर्शन है, मेन कंटेंट का पोर्शन है। तो हर पोर्शन को हम यहाँ पे किससे आइडेंटिफाई करेंगे, कंपोनेंट से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है आपने। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द कंपोनेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर। मतलब कंपोनेंट क्या है, आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का। जिस तरह मैंने आपको बताया था बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी एंगुलर ऐप डेवलप करते हैं। जिस तरह से कंपोनेंट हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, सर्विसेज हो गए, ये सारे क्या कहलाती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाती हैं। फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट, जनरली एन इंटरएक्टिव वेब पेज इज मेड ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंगुलर कंपोनेंट इज नो डिफरेंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर हम एंगुलर से थोड़ा सा हटके बात करें
जब भी हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम HTML CSS का यूज करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यही काम हम कहाँ करेंगे, अपने एंगुलर कंपोनेंट में करेंगे। इसका मतलब अपने एंगुलर कंपोनेंट के अंदर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। लेकिन भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर काम नहीं करते, हम बेसिकली काम करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और टाइपस्क्रिप्ट को हम बाद में कंपाइल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू, मतलब देखो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा जो एंगुलर का कंपोनेंट होता है वो कितनी चीजों से मिलके बनता है। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें, एक HTML टेम्पलेट, एक हमारी कंपोनेंट क्लास, और एक हमारा कंपोनेंट मेटाडेटा। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा एंगुलर कंपोनेंट होता है वो 3 चीजों से मिलके बनता है। HTML टेम्पलेट, मतलब जिसमें HTML का कोड होता है, कंपोनेंट क्लास जिसके अंदर हमारी एंगुलर की क्लास होती है, और कंपोनेंट मेटाडेटा। देखो कंपोनेंट मेटाडेटा मैं किसे कह रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कंपोनेंट डेकोरेटर के बारे में बताया था, जो कि हमारी एंगुलर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे कंपोनेंट के हिसाब से। तो वो होता है कंपोनेंट मेटाडेटा। इसको अभी मैं आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। फिर यहां पे देखो लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड। इसका मतलब भाई देखो, एक दफा जो आपने कंपोनेंट बना दिया, आप उसको बार बार रीयूज भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा फीचर है किसका, कंपोनेंट का, और बहुत अच्छा फीचर है कि इसके अंदर रीयूजेबिलिटी होती है। क्योंकि देखो रीयूजेबिलिटी से क्या होता है, हमें अपना कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, जो चीज हमने बना ली है उसी को हम बार बार कॉल करते हैं। जस्ट लाइक फंक्शंस, फंक्शन मेथड्स हम एक दफा बनाते हैं ना, और उसको बार बार कॉल करके रीयूज करते हैं। तो उसी तरह का काम हमारे पास एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स भी करते हैं। फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं। देखो आपको पता है कि हमारे पास जब भी हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक पहले से बिल्ट इन रूट कंपोनेंट आता है, जिसको हम कहते हैं ऐप कंपोनेंट। वो कौन सा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखो, ये हमने न्यू ऐप बनाई थी, और इसके अंदर यहाँ पे आ जाओ SRC के अंदर। ठीक है, SRC के अंदर यहाँ पे देखो, ये आपको ऐप का फोल्डर नजर आ रहा है, जिसके अंदर ऐप कंपोनेंट से रिलेटेड मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो ये ऐप मेरे पास बेसिकली क्या है, कंपोनेंट है। और कौन सा कंपोनेंट है, ये रूट कंपोनेंट है, जो कि पहले से प्री डिफाइंड होता है। मतलब ये हमने नहीं बनाया, ये जब मैंने एंगुलर ऐप बनाई थी तो पहले से हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो ऐप कंपोनेंट होता है ये बेसिकली आपका रूट कंपोनेंट होता है। और हम जितने भी कस्टम कंपोनेंट्स बनाएंगे ना, मतलब जो अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे आगे जाके, वो सारे किसके अंदर बनेंगे, हमारे पास रूट कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर बनेंगे। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपोनेंट बनाया यहाँ पे अपना कस्टम कंपोनेंट 1, इसी तरह मैंने एक दूसरा कंपोनेंट बनाया कस्टम कंपोनेंट 2, इसी तरह मैंने एक तीसरा कंपोनेंट बनाया कस्टम कंपोनेंट 3। तो ये तीनों कंपोनेंट्स चाइल्ड होंगे किसके, हमारे रूट कंपोनेंट के, जिसका क्या नाम है, ऐप कंपोनेंट। इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे ऐप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर बनेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो ऐप कंपोनेंट वाला मेरा फोल्डर है ना, इसके अंदर मेरे सारे कस्टम कंपोनेंट्स बनेंगे जो हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारा रूट कंपोनेंट होता है वो होता है ऐप कंपोनेंट। बाकी जितने भी हम अपने कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं उनके जो फोल्डर्स होते हैं कस्टम कंपोनेंट्स के, वो सारे कहाँ पे डिफाइन होते हैं, ऐप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर डिफाइन होते हैं। तभी हमारे सारे कस्टम कंपोनेंट्स को चिल्ड्रन कहा जाता है, किसका, हमारे ऐप कंपोनेंट का, जो कि रूट कंपोनेंट है। तो ये जो रूट कंपोनेंट है, जिसको हम ऐप कंपोनेंट कहते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे मैंने अपनी एंगुलर ऐप के वर्कफ्लो को समझाया था। तो आज हम यहाँ पे अपने कस्टम कंपोनेंट की बात करेंगे। मतलब कस्टम कंपोनेंट, अपना कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं अपनी एंगुलर ऐप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे। अब देखो, जनरेट एंगुलर कंपोनेंट यूजिंग एंगुलर CLI। मतलब देखो, अब मुझे क्या करना है, अपना एक एंगुलर कंपोनेंट बनाना है, एक अपना कस्टम एंगुलर कंपोनेंट बनाना है। तो अपना कस्टम कंपोनेंट मैं कैसे बनाऊंगा, एंगुलर CLI की मदद से। इसका मतलब एंगुलर CLI जो कि हमने इंस्टॉल किया था, उसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जिनको यूज करके मैं अपना एंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यू कैन क्रिएट फाइल्स फॉर अ कंपोनेंट मैनुअली और यूजिंग द एंगुलर CLI कमांड। मतलब देखो, यहाँ पे 2 तरीके बता रहा है। कह रहा है कि आप अपने कंपोनेंट की जो फाइल्स होती हैं वो खुद से भी बना सकते हो, या फिर आप एंगुलर CLI की कमांड की मदद भी ले सकते हो। भाई देखो, अगर मैं अपने कस्टम कंपोनेंट का फोल्डर खुद से बनाऊं, उसके अंदर जो
HTML फाइल होती है, CSS फाइल होती है, TS फाइल होती है, अगर वो मैं खुद से बनाऊंगा तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंगुलर CLI की कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एंगुलर CLI रिड्यूसेस द डेवलपमेंट टाइम। क्योंकि देखो एंगुलर CLI क्या करता है, आपकी जो डेवलपमेंट में टाइम लगता है ना उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, मतलब आपके टाइम को वेस्ट होने से बचाता है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो लेट्स यूज एंगुलर CLI टू क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट। तो अब हम क्या करते हैं, एंगुलर CLI को यूज करते हैं अपना नया कंपोनेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यूज द फॉलोइंग CLI कमांड टू जनरेट अ कंपोनेंट, मतलब मुझे एक कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट करना है, उसके लिए एंगुलर CLI की कौन सी कमांड है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने लिखना है ng, फिर आपने लिखना है एक जनरेट, ये कीवर्ड है हमारी कमांड का, फिर कंपोनेंट, और फिर आपके कंपोनेंट का नाम जो भी आप रखना चाहो। मतलब देखो कमांड बहुत सिंपल सी है, ng जनरेट, फिर कंपोनेंट, और फिर आपके कंपोनेंट का नाम। मतलब यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, और एक बात याद रखना, हर वर्ड के बाद स्पेस है, मतलब ng के बाद स्पेस है, जनरेट के बाद स्पेस है, कंपोनेंट के बाद स्पेस है, और आपके जो कंपोनेंट का नाम होगा वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। लेकिन भाई देखो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाली कमांड यूज नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है। मैं इस कमांड का भी आपको शॉर्टकट बताता हूं। यहाँ पे देखो आपने क्या लिखना है, ng, उसके बाद g स्टैंड्स फॉर जनरेट, और फिर c स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट, और फिर आपके कंपोनेंट का नाम जो भी आप रखना चाहो। तो देखो कितनी ज्यादा शॉर्ट हो गई। मतलब ये दोनों कमांड्स आपको क्या करके देंगी, आपका कंपोनेंट क्रिएट करके देंगी, और आपके कंपोनेंट के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं HTML की, TS की, CSS की, वो सारी ये वाली कमांड आपको पहले से क्रिएट करके देगी। मतलब इस कमांड को यूज करने के बाद आपको मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली फाइल्स और फोल्डर्स बनाने की जरूरत नहीं है। किसकी, अपने कंपोनेंट की। तो भाई देखो अब इस कमांड को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल पे एंटर करते हैं और एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। तो देखो अभी आप देखो ऐप के अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं है। मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा यूजर। तो आप देखो यूजर के नाम से कोई भी फोल्डर मौजूद नहीं है हमारे ऐप फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, देखो टर्मिनल पे आते हैं, न्यू टर्मिनल ले लेता हूं। ठीक है, देखो इस वक्त मैं कहां पे मौजूद हूं, अपने न्यू ऐप के अंदर मौजूद हूं, क्योंकि इसी के अंदर मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो कमांड क्या थी, सबसे पहले आपने लिखना है ng के बाद स्पेस देना है, फिर G फॉर जनरेट, फिर स्पेस देना है, और फिर C फॉर कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम मैं क्या रख रहा हूं, यूजर। बस देखो सिंपल सी कमांड है। मतलब आपको जनरेट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो मेरे कंपोनेंट का नाम क्या होगा, यूजर। तो जैसे ही मैं यूजर के बाद यहां पे एंटर करता हूं तो यहां पे देखो कमांड हो गई, और इसने कुछ फाइल्स यहां पे क्रिएट करके दी। और अगर आप यहां पे देखो मेरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहां पे देखो ऐप के अंदर आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है यूजर। तो ये हमारा कस्टम कंपोनेंट हो गया जिसका मैंने नाम क्या रखा था, यूजर। और अगर आप यहां देखो हमारे टर्मिनल पे, देखो इसने कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट करके दी। देखो इसने यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML क्रिएट करके दिया, इसने यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है वो क्रिएट करके दिया, फिर देखो यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट TS वो क्रिएट करके दिया, और फिर देखो यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट CSS। मतलब ये 4 फाइल्स इसने क्रिएट की हैं। लेकिन यहां पे देखो सबसे लास्ट में इसने एक फाइल को अपडेट किया है। कौन सी फाइल को अपडेट किया है भाई, यहां पे देखो हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर एक फाइल थी जिसका क्या नाम था, app.module.ts। इसके अंदर इसने क्या अपडेट किया है मैं आपको पहले ये दिखाता हूं। यहां आ जाओ नीचे, ये देखो आपको फाइल नजर आ रही है app.module.ts, इसको अपडेट किया है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ओपन करता हूं। तो भाई यहां पे देखो, तो यहां पे देखो ये ng मॉडल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और मैंने आपको वहां पे बताया था ng मॉड्यूल के अंदर ये जो डिक्लेरेशंस का एरे है ना, इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट जो भी हम अपनी एंगुलर ऐप के अंदर यूज करना चाह रहे हैं वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं। तो भाई देखो जब हम एंगुलर ऐप क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ऐप कंपोनेंट डिक्लेयर होता है। लेकिन भाई देखो जब मैंने ये वाली कमांड टाइप की थी ना, जब मैंने अपना ये एंगुलर कंपोनेंट क्रिएट किया है, कौन सा कंपोनेंट क्रिएट किया था, यूजर। तो यहाँ पे देखो एंगुलर CLI ने क्या किया, वो जो यूजर कंपोनेंट था उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद से डिक्लेयर कर दिया हमारे डिक्लेरेशंस के एरे के अंदर। और डिक्लेयर करने से पहले देखो इसने इसको इंपोर्ट भी किया टॉप पे, और ये सारा काम हमें एंगुलर CLI ने खुद करके दिया है। मतलब आपको यहाँ पे खुद से मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो भी कंपोनेंट आप अपनी एंगुलर ऐप के अंदर यूज करना चाह रहे हो ना, उसको आपको यहाँ पे लाजमी डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाओगे अपनी एंगुलर ऐप में।
ठीक है। तो तभी यहाँ पे देखो बता रहा है कि भाई हमने इस फाइल को भी यहाँ पे क्या किया है, अपडेट किया है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अपने यूजर वाले फोल्डर को एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है इसने कितनी फाइल्स क्रिएट करके दी हैं, 1 2 3 4 4 फाइल्स क्रिएट करके दी हैं आपके यूजर वाले कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर। तो भाई अभी देखो, अभी अगर मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूं, ठीक है, रन करने के लिए मैंने आपको बताया था टर्मिनल में हमें कौन सी कमांड लिखनी है, ng-serve। तो ng-serve लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरी जो एप्लीकेशन है, एंगुलर ऐप है, ये रन हो चुकी है हमारे लोकल सर्वर पे। और इसको रन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट कॉलन 4200। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारा एंगुलर का होम पेज है। और इसको रन करवाने से पहले बिहाइंड द सीन्स कौन कौन सी फाइल्स काम करती हैं, ये सब कुछ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। तो भाई देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल लेके चलता हूँ। तो ये जितना भी कोड है ना, ये सारा कोड मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये सारा कोड कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा ऐप है, ठीक है, ऐप वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर एक फाइल होती है app.component.html। ठीक है, तो इसके अंदर चलते हैं। मतलब देखो ये जितना भी कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपके ब्राउजर पे, ये सारा कहाँ से आ रहा है, app.component.html। तो देखो मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ और बैक स्पेस करके ये सारा कोड यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और एक पैराग्राफ का टैग यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू एंगुलर बाय लर्निंग नेवर एंड्स। तो ये मैंने एक पैराग्राफ रख दिया। तो अब देखो, अब मैं इसको सेव करता हूं और जैसे ही आपको रिजल्ट इसका दिखाता हूं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है। टॉप लेफ्ट साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू एंगुलर बाय लर्निंग नेवर एंड्स। ये तो मेरा रूट कंपोनेंट है जिसको मैंने यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपना ये यूजर कंपोनेंट बनाया है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो भाई देखो इसके अंदर आपको एक CSS फाइल मिलेगी, HTML फाइल मिलेगी, स्पेक फाइल मिलेगी और component.ts फाइल मिलेगी। ठीक है, तो देखो मैं इस फाइल पे चलता हूँ user.component.ts। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये रहा हमारी क्लास। तो अगर आप हमारी क्लास देखो, मतलब जो हमारा यूजर कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या है, क्लास है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट डेकोरेटर फंक्शन है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए एंगुलर को पता है कि भाई ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की क्लास नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है। और भाई देखो जब भी आप अपना कंपोनेंट, कस्टम कंपोनेंट ऐड करते हो तो वो इंप्लीमेंट करता है एक इंटरफेस को, देखो जिसका क्या नाम है, ऑन इनिट, मतलब ऑन इनिशियलाइज। और इसके अंदर देखो एक कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है और ng ऑन इनिट है। इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे भी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्टर है ऐप यूजर। इसका मतलब अगर मुझे अपने यूजर कंपोनेंट वाले कंपोनेंट को कॉल करना है तो मैं ये सिलेक्टर यूज करूंगा जिसका क्या नाम है, ऐप यूजर। और इस ऐप यूजर के अंदर HTML का डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। और अगर इस HTML के अंदर CSS है तो CSS का डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो भाई देखो मुझे अब इसको यूज करना है ऐप यूजर को, क्योंकि जब मैं इस ऐप यूजर को यूज करूंगा यही मेरे कंपोनेंट को, कौन से कंपोनेंट को, यूजर कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाएगा। तो भाई देखो इस ऐप यूजर को मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, देखो ये जो हमारा app.component.html फाइल है जो कि हमारा रूट कंपोनेंट की HTML फाइल है, तो इसके नीचे यहाँ पे आ जाओ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करूंगा, देखो मैंने आपको क्या बताया, इसके सेलेक्टर का क्या नाम है, ऐप यूजर। ठीक है, तो ऐप यूजर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना एक कस्टम HTML का टैग बना के इस तरह से मैं इसको यूज करूंगा। ठीक हो गया, तो मतलब मैंने अपने ऐप यूजर को यहाँ पे कॉल कर लिया। कहाँ पे कॉल किया, ये जो मैसेज है इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। लेकिन भाई देखो इसके अंदर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, तो अगर आप यहाँ पे आओ, ये देखो आपको एक फाइल नजर आ रही है user.component.html। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारे कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे वर्क्स लिखा हुआ है। इसका मतलब जब मैंने अपने इस कंपोनेंट को, यूजर वाले कंपोनेंट को कहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया इस तरह से, तो इस लाइन पे मुझे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, यूजर वर्क्स। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो देखो ये जो डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, हमारा वो जो ऐप कंपोनेंट था, रूट कंपोनेंट, वहां से आ रहा है। और ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, जो हमने अभी अपना यूजर कंपोनेंट बनाया है उसके अंदर से आ रहा है। तो अगर देखो मैं अपने यूजर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इसी पैराग्राफ के बाद, मतलब यूजर वर्क्स के बाद, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद आदिल। ठीक है, तो देखो इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो नजर आ रहा है आपको, यूजर वर्क्स और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद आदिल। तो मतलब एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पे देखो कि भाई आप अपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे ना, अपने कस्टम कंपोनेंट्स बनाओगे, उसको आप कॉल कहाँ पे करोगे, उसको आप कॉल करोगे इस फाइल के अंदर जिसका क्या नाम है, app.component.html।
और भाई देखो फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी आप कंपोनेंट बनाते हो आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो। भाई देखो अभी मैंने यहाँ पे एक दफा अपने इस ऐप यूजर वाले कंपोनेंट को कॉल किया ना, तो अगर मैं देखो इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब मेरा जो कंपोनेंट है कौन सा यूजर वाला, वो 4 दफा यहाँ पे रेंडर होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, यहाँ पे देखो रिजल्ट नजर आ रहा है, ये ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। और देखो मैंने अपना यूजर कंपोनेंट 4 दफा कॉल किया, इसलिए यहाँ पे देखो ये 4 दफा रीयूज हुआ है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ठीक हो गया। और एक बात आपने याद रखना है कि ये जो आपकी यूजर कंपोनेंट की टीएस वाली फाइल थी ना, इसके अंदर आपका सिलेक्टर है, मतलब यहां से आपको पता चलेगा कि आपको इसको कॉल कैसे करना है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो HTML का डेटा आ रहा है और CSS का डेटा आ रहा है। ठीक हो गया। अब आ जाओ आगे अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, तो देखो ये कमांड यूज करके मैंने क्या किया था, अपना कंपोनेंट क्रिएट किया था। अब आगे आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा है, ऑल एंगुलर CLI कमांड्स स्टार्ट विद ng जनरेट और g इज अ कमांड। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी जितनी भी एंगुलर CLI की कमांड्स है ना, वो स्टार्ट होती हैं या तो ng से या जनरेट से या g। ठीक है, और ये क्या है, कमांड है। और देखो फिर क्या कह रहा है, कंपोनेंट इज एन आर्ग्यूमेंट एंड देन द नेम ऑफ द कंपोनेंट। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है ng जनरेट या g ये कमांड है, और इसके बाद जो मैंने कंपोनेंट लिखा था यहाँ पे, ये कंपोनेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और उसके बाद आपके कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, तो ये है इसका थियोरी जो यहाँ पे बता रहा है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी डायग्राम बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा एंगुलर का कंपोनेंट होता है वो कितनी चीजों से मिलके बनता है। तो यहाँ पे देखो देखो ये जो हमारा एंगुलर कंपोनेंट होता है वो 3 चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहली होती है HTML टेम्पलेट, फिर होती है आपकी कंपोनेंट की क्लास, और फिर होता है आपके कंपोनेंट का मेटा डेटा। तो ये तीनों चीजें होती हैं हमारे एंगुलर कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं HTML टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट मैं किसे कह रहा हूं, यहाँ पे देखो ये जो मैंने अपना यूजर कंपोनेंट बनाया था, इसकी ये वाली फाइल थी ना user.component.html, ये वाली फाइल जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जस्ट क्या लिखा है, यूजर वर्क्स मोहम्मद आदिल, ये है बेसिकली हमारा HTML टेम्पलेट। ठीक हो गया, तो ये पहली चीज हो गई। और फिर देखो दूसरी चीज क्या है, कंपोनेंट क्लास। तो कंपोनेंट क्लास के लिए यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल होती है user.component.ts, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो ये है क्लास, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्लास। ठीक है, क्लास का क्या नाम है, यूजर कंपोनेंट। और देखो इसमें एक्सपोर्ट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम इसको यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि भाई देखो इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, मतलब यहाँ से हम इसको भेज रहे हैं अपनी इस कंपोनेंट क्लास को, और इसको इंपोर्ट कहाँ पे किया जा रहा था, यहाँ पे देखो ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर देखो इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे थे, देख रहे हो, इंपोर्ट करके इसको हम यहाँ पे अपने डिक्लेरेशन वाले एरे के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक्सपोर्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई हमारे पास, कंपोनेंट क्लास। फिर देखो फिर आती है तीसरी चीज जिसको कहते हैं कंपोनेंट मेटा डेटा। भाई देखो कंपोनेंट मेटा डेटा किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो ये जो हमारी क्लास है ना, क्लास के ऊपर ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, जिसको मैंने क्या बताया था कि कंपोनेंट डेकोरेटर है टाइपस्क्रिप्ट का, ये होता है बेसिकली आपके पास मेटा डेटा, जो कि इस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन देता है आपके एंगुलर ऐप को कि भाई हमारे कंपोनेंट के साथ ये इंफॉर्मेशन भी आपको देखनी होंगी। क्योंकि देखो इसी के अंदर बताया हुआ है कि भाई सिलेक्टर क्या है, HTML फाइल का URL क्या है, पाथ क्या है, CSS फाइल का क्या पाथ है। और मैंने क्या बताया था, इसी कंपोनेंट डेकोरेटर की वजह से ये हमारी यूजर कंपोनेंट एक नॉर्मल क्लास नहीं है बल्कि ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं, कंपोनेंट मेटा डेटा मतलब हमारा ये जो डेकोरेटर फंक्शन होता है, कंपोनेंट क्लास और HTML टेम्पलेट, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एक एंगुलर कंपोनेंट बनाती हैं। तो यहाँ पे देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखो HTML टेम्पलेट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, HTML टेम्पलेट इज नथिंग बट अ रेगुलर HTML कोड विद एडिशनल स्पेसिफिक सिंटेक्स टू कम्युनिकेट विद द कंपोनेंट क्लास। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, HTML टेम्पलेट क्या है, HTML टेम्पलेट इज नथिंग बट अ रेगुलर HTML कोड। मतलब HTML टेम्पलेट कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जस्ट क्या होता है, एक HTML का कोड होता है विद एंगुलर स्पेसिफिक सिंटेक्स। भाई देखो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाली फाइल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐप वाली फाइल। ठीक है, app.component.html। ठीक है, देखो इसके अंदर ये जो मैंने इसको बार बार रीयूज किया था, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, सिर्फ एक दफा इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखो अब ये सिर्फ एक दफा चल रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो ये जो app.component.html है, इसी के साथ हमें एक फाइल मिलती है app.component.ts। देखो ये वाली, देखो इसके अंदर ही जो क्लास बनी हुई है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर
क्या लिखा हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स, मतलब ये टाइटल बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर क्या लिखा है, लर्निंग नेवर एंड्स। तो अगर मैं इस टाइटल प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करना चाहूं, कहां पे, अपने ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर, तो यहां पे देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं एक पैराग्राफ का दूसरा टैग बनाता हूं और इसके अंदर मैं यहां पे 2 कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूं और ऑफ करता हूं, और इसके अंदर वो जो मेरी प्रॉपर्टी थी जिसका क्या नाम है टाइटल, वो मैंने यहां पे कॉल कर ली। इसका मतलब यहां पे देखो, अब ये जो मेरी HTML फाइल है, HTML टेम्पलेट है, ये कम्युनिकेट कर रही है कहां से, हमारी इस क्लास से, और क्लास के अंदर मैंने अभी क्या भेजा, टाइटल, तो वो टाइटल मैंने यहाँ पे आके क्या करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टाइटल की जगह क्या नजर आ रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया था, यहाँ पे मैंने पास किया था टाइटल के अंदर लर्निंग नेवर एंड्स। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पे अपना नेम पास कर देता हूँ मोहम्मद आदिल, ठीक है, और अब इस नेम को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ अपने ऐप डॉट कंपोनेंट में, ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, और यहाँ पे देखो मैं पैराग्राफ का टैग बनाता हूँ और इसके अंदर अब ये नेम वाला वेरिएबल प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मोहम्मद आदिल। और भाई देखो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करो, आप यहाँ पे मेथड भी बना सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ हेलो मैसेज, ठीक है, ये मेरा एक मेथड हो गया, फंक्शन हो गया, और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा देता हूँ, जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाता हूँ, हेलो आदिल, ठीक है। तो आप देखो अब इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा यहाँ पे अपनी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, अपना ये 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा, और फिर मैंने क्या नाम रखा था, हेलो मैसेज, और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये पैरेंथेसिस के साथ। तो आप देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे रिजल्ट देखना, ये देखो वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, हेलो आदिल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो आदिल। और भाई यहाँ पे देखो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको कहते क्या हैं, ये एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, HTML template is nothing but a regular HTML code with additional Angular specific syntax to communicate with the component class। मतलब ये मैंने Angular specific syntax लिखा है यहाँ पे, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है किससे, यहाँ पे देखो हमारी इस क्लास से। समझ में आ रहा है? फिर आगे आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट, फिर आ जाओ यहाँ पे देखो क्लास, जो कि दूसरी चीज थी हमारे कंपोनेंट को बनाने के लिए। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, essentially a component class is a TypeScript class that includes properties and methods। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपोनेंट क्लास बेसिकली क्या होती है, टाइपस्क्रिप्ट की एक क्लास होती है जो कि मजीद कंपाइल होकर एक जावास्क्रिप्ट की क्लास बन जाती है। तो इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स किसको कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो टाइटल और नेम है ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, और ये हेलो मैसेज क्या है, मेथड है। मतलब इसके अंदर हम अपनी लॉजिक भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज स्टोर डेटा एंड मेथड्स इंक्लूड द लॉजिक फॉर द कंपोनेंट। देखो वही बात कर रहा है कि प्रॉपर्टीज के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, और मेथड्स के अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट के अंदर अगर हमें कोई लॉजिक लगानी है तो उसके लिए हम मेथड्स का यूज करते हैं। फिर आ जाओ, इवेंचुअली दिस क्लास विल बी कंपाइल्ड इनटू जावास्क्रिप्ट। देखो वही बात कर रहा है जो मैंने अभी की थी कि ये जो कंपोनेंट क्लास होती है ये होती तो टाइपस्क्रिप्ट की क्लास है, लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो इस टाइपस्क्रिप्ट क्लास को जावास्क्रिप्ट की क्लास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि वही बात मैंने क्या बताया था, ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता, ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है। फिर आ जाओ तीसरी चीज क्या थी, कंपोनेंट मेटा डेटा। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेटा डेटा इज सम एक्स्ट्रा डेटा फॉर अ कंपोनेंट यूज बाय एंगुलर टू एग्जीक्यूट द कंपोनेंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेटा डेटा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डेटा होता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कंपोनेंट की, जिसको यूज कौन करता है, एंगुलर, हमारे कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सच एज द लोकेशन ऑफ HTML फाइल, CSS फाइल्स ऑफ द कंपोनेंट, सेलेक्टर, प्रोवाइडर्स। मतलब देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे देखो टॉप पे ये जो आपको नजर आ रहा है कंपोनेंट डेकोरेटर फंक्शन, इसके अंदर देखो स्पेसिफाई हुआ है कि सेलेक्टर क्या है, HTML टेम्पलेट का URL क्या है, CSS स्टाइल क्या है। देखो जो यहाँ पे बता रहा है ये सारी चीजें, लोकेशन ऑफ HTML, CSS फाइल, सेलेक्टर, प्रोवाइडर एक्सेट्रा। मतलब देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 3 चीजें यूज हुई हुई हैं, यहाँ पे हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं इस मेटा डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और फिर देखो क्या कह रहा है, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट डेकोरेटर फंक्शन। देखो वही बात जो मैंने बताया था कि ये क्या है, पूरा का पूरा कंपोनेंट डेकोरेटर फंक्शन है। और देखो इस कंपोनेंट को सबसे पहले हमने अपने मॉड्यूल में से इंपोर्ट किया है और इसका एलियास रखा कंपोनेंट, और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मेटा डेटा। फिर आगे आ जाओ,
अब देखो कंपोनेंट नेमिंग कन्वेंशन, भाई देखो कंपोनेंट का जो फाइल्स होती है ना इसके अंदर CSS HTML TS फाइल, उसकी कन्वेंशन किस तरह से होती है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऑल द कंपोनेंट फाइल्स इन एंगुलर शुड फॉलो द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पे देखो सबसे पहले कंपोनेंट का नाम होता है, फिर कंपोनेंट का एक यहाँ पे प्रीफिक्स लगता है, और फिर यहाँ पे उसकी फाइल टाइप। इसका मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, यहाँ पे देखो पहले ऐप क्या है, हमारे कंपोनेंट का नाम है, फिर देखो कंपोनेंट का प्रीफिक्स है, और फिर फाइल टाइप में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो HTML। फिर इसी तरह अगर CSS फाइल है तो देखो सबसे पहले ऐप आएगा, फिर कंपोनेंट का प्रीफिक्स आएगा, और फाइल टाइप में क्या आएगा CSS। सेम इसी तरह देखो TS वाली फाइल app.component.ts। तो ये बेसिकली क्या है, नेमिंग कन्वेंशन है जो हमारी फाइल्स के अंदर सेट हुई हुई होती हैं। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेज ऑफ कॉलिंग कंपोनेंट्स। मतलब देखो हम अपने कंपोनेंट को कैसे कॉल कर रहे थे, यहाँ पे देखो app.component के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैंने अपना यूजर कंपोनेंट बनाया था उसको मैं इस तरह से कॉल कर रहा था, एक कस्टम HTML टैग बना के। तो ये एक तरीका है, ये पहला तरीका है। हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयर आर 3 ways ऑफ कॉलिंग आर कंपोनेंट्स इनसाइड app.component.html। मतलब 3 तरीके हैं अपने कंपोनेंट को कॉल करने के लिए, कहाँ पे, हमारी app.component.html फाइल के अंदर। सबसे पहला बाय यूजिंग कस्टम टैग, ठीक है। ये पहला तरीका है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। मतलब जो भी हमारा सेलेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको सेलेक्टर दिखाता हूँ यूजर का। ये देखो user.component.ts में जाओ, यहाँ पे देखो ये जो सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर को मैं यहाँ पे कैसे यूज कर रहा हूँ, इसको मैं यूज कर रहा हूँ एक कस्टम HTML का टैग बना के। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो दूसरा तरीका है बाय यूजिंग क्लास सेलेक्टर। किस तरह से भाई, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो यूजर component.ts फाइल है, देखो ये अभी क्या है, सिंपल ऐप यूजर है। मैं इसके शुरू में क्या लगा देता हूँ, डॉट। तो अब ये क्या बन गया, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पे मैं कैसे कॉल करूंगा, देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट करता हूँ, और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इस डिव के ऊपर मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ। कौन सी क्लास लगाऊंगा, यही वाली क्लास जिसका मैंने नाम क्या रखा था, ऐप यूजर, ठीक है। और अगर देखो इसी को आपने शॉर्ट में लिखना है, मतलब ये जो डिव है इसके ऊपर क्लास मैंने लगाई ऐप यूजर, अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप क्या करो, डॉट फिर ऐप डैश मतलब हाइफन यूजर, और यहाँ पे जैसे एंटर करोगे देखो एक डिव बन जाएगा और उसके ऊपर ये क्लास हमारे पास लग जाएगी। तो अब देखो अब ये ऐप यूजर क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक क्लास सेलेक्टर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगाया मैंने, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे देखो सबसे एंड में नजर आ रहा है आपको यूजर वर्क्स मोहम्मद आदिल। ये कहाँ से आ रहा है, हमारे यूजर वाले कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। फिर देखो अगर मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दूं, ठीक है, app.component में आ जाओ, और इसको अगर मैं यहाँ से कमेंट कर दूं, इस पूरे डिव को कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो ये वाली लाइन यहाँ से चली जाएगी। देखो चला गया वो जो यूजर वर्क्स आ रहा था। अब आओ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट के थ्रू भी हम अपने कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो user.component.ts में आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करता हूँ, सही है। देखो ऐप यूजर वाला जो सेलेक्टर है उसको मैंने किस में बंद किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया। तो इसका मतलब अब जब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूंगा, ठीक है, अपने कंपोनेंट में, तो देखो किस तरह से करूंगा, देखो मैं दोबारा डिव बनाता हूँ, और डिव के अंदर अब इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, और एट्रीब्यूट क्या है, ऐप हाइफन यूजर। तो देखो अब इसको सेव करते हैं, तो अब आपको रिजल्ट यहाँ पे ये देखो बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहा है। क्या आ रहा है, जो मैंने अपने यूजर कंपोनेंट के अंदर लिखा था, यूजर वर्क्स मोहम्मद आदिल। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये 3 तरीके हैं हमारे कंपोनेंट को कॉल करने के, और इन्हीं तरीकों को यूज करके अगर आप अपने कंपोनेंट को रीयूज करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे देखो इसी डिव को मैं मल्टीपल टाइम्स नीचे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखो 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया, इसको सेव करो, ब्राउजर पे आओ, तो ये देखो ये आपको 3 दफा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, फिर आ जाओ आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करूंगा। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, ऑल कस्टम कंपोनेंट्स आर एडेड इनसाइड ऐप कंपोनेंट। देखो वही बात जो मैंने शुरू में बताई कि आपके जितने भी कस्टम कंपोनेंट्स हैं जो आप खुद से बनाओगे, वो आपने कहाँ पे ऐड करने, वो कहाँ पे ऐड होंगे, आपके ऐप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट इज यूआई बिल्डिंग ब्लॉक। कंपोनेंट क्या है, आपके यूआई का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कंपोनेंट को यूज करके आप अपना यूआई बिल्ड करते हो। फिर देखो थर्ड पॉइंट, वी कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स टू मेक अप आवर वेबसाइट। मतलब देखो वही बात कर रहा है कि हम एक से ज्यादा कंपोनेंट्स बना के अपनी वेबसाइट बनाते हैं। जिस तरह मैंने बताया था शुरू में
कि हेडर का अलग कंपोनेंट हो गया, साइड बार का अलग कंपोनेंट हो गया, फुटर का अलग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज। ये भी मैंने अभी आपको करके दिखाया कि एक कंपोनेंट को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। कैसे रीयूज कर सकते हो? बार बार कॉल करके। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स आर इनिशिएटेड यूजिंग मॉड्यूल्स। मतलब देखो कंपोनेंट्स को इनिशिएट कौन करता है? मॉड्यूल्स। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो हमारा ऐप मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम अपने कंपोनेंट को रजिस्टर किया था, और ये जो हमने अपना यूजर कंपोनेंट बनाया था वो किसके साथ लिंक करता है? हमारे ऐप मॉड्यूल के साथ लिंक करता है। मतलब ऐप मॉड्यूल के अंदर हमारा वो यूजर वाला कंपोनेंट आता है। फिर आगे आ जाओ, कंपोनेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखो वही बात कर रहा है कि कंपोनेंट्स हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं तीन चीज़ों का, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। लेकिन जावास्क्रिप्ट हम डायरेक्ट नहीं लिखते एंगुलर के अंदर, हम टाइपस्क्रिप्ट लिखते हैं, और टाइपस्क्रिप्ट फिर आगे जाके कंपाइल होती है, कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ वाइंड अप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वो जो दो चैनल्स आपको शुरू में बताए थे कौन से वाले, ये दोनों, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।